इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ टीआरई बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेमोटॉक्सिलिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। हेमेटॉक्सिलिन एक प्राकृतिक क्षारीय अभिरंजक है जो कोशिका की अम्लीय संरचनाओं, विशेषतः केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लिक अम्लों तथा उनसे जुड़े प्रोटीन से बांधता है। यह केंद्रक को गहरा नीला या बैंगनी रंग प्रदान करता है, जिससे सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन सुगम होता है। यह कोशिका विज्ञान में एक प्रमुख नाभिकीय अभिरंजक है। इयोसिन कोशिका द्रव को तथा सेफरेनिन भी केंद्रक को, विशेषतः पादप कोशिकाओं में अभिरंजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। तो रॉबर्ट ब्राउन आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। केंद्रक कोशिकाओं का एक अंग है जो झिल्लियों से घिरा होता है तथा वह कोशिकाओं के डीएनए का संचय करता है। प्राणियों में केंद्रकों का व्यास लगभग 6 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा एवं उसका नाम भी उन्होंने ही दिया था। उन्होंने कोशिका में एक विशेष संरचना देखी और उसे केंद्रक नाम दिया है, जो एक लैटिन शब्द है न्यूक्लियस से लिया गया था। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। तो व्याख्या देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोईघर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पौधे के पत्ती में पाया जाता है। तो कोशिका का रसोईघर क्लोरोप्लास्ट या हरित लावक को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं। ये प्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है। क्लोरोफिल की मदद से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं एवं क्लोरोप्लास्ट फूल के सभी हरे रंग में पाए जाते हैं। हरे पौधे के क्लोरोप्लास्ट की ज्यादातर मात्रा पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में पाई जाती है। तो 5 नंबर है, एल्गी का सेल वॉल किससे बनता है? सेल वॉल मतलब होता है कोशिका भित्ति। सेल मतलब कोशिका, वॉल मतलब भित्ति। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो एल्गी का सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो देखते हैं व्याख्या। प्राथमिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है तथा द्वितीयक कोशिका भित्ति लिग्नन से समृद्ध होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो एल्गी सेल वॉल मुख्य रूप से सेल्यूलोज, गैलेक्टन और मैग्नन से बनी होती है और कुछ शैवाल की सेल वॉल में हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की भी पाए जाते हैं। 6 नंबर है, निम्नलिखित विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जाता है। तो ये होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन का व्याख्या में देखते हैं। समसूत्री विभाजन माइटोसिस वह कोशिका विभाजन प्रक्रिया है जिसमें एक जनक कोशिका से 2 आनुवंशिकता रूप से समान संतति कोशिकाएं बनती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के बराबर ही रहती है। यह प्रक्रिया कायिक कोशिकाओं में वृद्धि, ऊतक मरम्मत एवं कुछ जीवों में अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। 7 नंबर है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो पहला है राइबोसोम, दूसरा अंतःद्रव्यी जालिका,
तीसरा है गोल्जी का, चौथा डी नंबर है लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा आंसर हो जाएगा। उसे ही लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो देखते हैं व्याख्या। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो बाहरी पदार्थों और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचाने में सक्षम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम फटने लगते हैं और इन एंजाइमों को कोशिका में छोड़ देते हैं, जिससे कोशिका खुद को नष्ट कर लेती है। 8 नंबर है, एक पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदन किया जाता है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति द्वारा, बी नंबर कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा। यही होगा, कोशिका भित्ति पादप में उपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में नहीं रहता है। जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होता है पादप कोशिका में, लेकिन सिर्फ जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 9 नंबर है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? लिम्फोसाइट होगा इसका आंसर, लिम्फोसाइट। देखिए क्वेश्चन किसमें पूछा गया? क्लास 11-12 बीपीएससी टीआरई क्लास 11-12 में पूछा गया था। तो आंसर क्या है? लिम्फोसाइट। व्याख्या देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट है, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो संक्रमण से लड़ती है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। चलिए 10 नंबर है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया बिहार टीआरई बीपीएससी टीआरई 9-10 पूछा गया था। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो व्याख्या में दिया है, राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में प्रोटीन बनाना है। यह एक जटिल आणविक मशीन है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में कोडित सूचना का अनुवाद करता है या विशिष्ट अमीनो अम्ल को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाता है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और हम कम समय में अच्छा चुन के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होंगे उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।